हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी EAFM सेकंड की जो बुक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग पद्धति, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट्स में कौन से हेडिंग्स हैं, आपको क्या क्या तैयार करना है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था। और मैं आज आपकी यूनिट फर्स्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको आज पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि आप सभी ने RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। जितनी भी बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं, सारी बैंकों का बैंक जो एक हेड बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री में जाके आपको बताता हूं कि 1773 में, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, ये बैंक थी जब अंग्रेजों का जमाना था, हमारा देश गुलाम था उस समय, तो इस जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया था। ओके, उसके बाद बहुत सारे अमेंडेंट होते रहे, कभी इसे बनाइए, कभी उसे बनाइए, और अंत में 1921 में, 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई गई और जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपसे कोई पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो आप कह सकते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ओके, ये बात है 1921 की। इसके बाद स्टूडेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, 1931 में जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति थी, उन्होंने भी देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया, जो कि पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर सके, उसका प्रबंध कर सके। और 1933 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वहां पे भी भारत में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। तो इन सारी चीजों को मानते हुए, देखते हुए 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बिल प्रस्तुत किया गया। 6 मार्च 1934 को वायस राय ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद RBI एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, और 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पुरानी चीज थोड़ी सी बताई, हिस्ट्री, बाद में हिस्ट्री के बारे में। और आपको इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि 3 बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाई गई, और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, केंद्रीय बैंक के रूप में उसने काम करना शुरू किया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को, आप सभी को पता है, हमारा देश आज़ाद हुआ।
और आजाद होने के बाद 1 जनवरी 1949 को जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब सरकार ने उसका पूरा संचालन, प्रबंध, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि सितंबर 1948 में हमारी संसद में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948, आरबीआई एक्ट 1948 पारित किया गया और फिर उसके आधार पे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और इसके लिए सरकार ने जो बैंक के अंशधारी थे उनको 100 रुपए के अंश के बदले 118 रुपए 62 पैसे ये मुआवजा उनको दिया गया। और मुआवजे की रकम में से भी 18 रुपए 62 पैसे तो नगद भुगतान किया और बाकी जो 100 रुपए थे उसके बदले में 3% ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड जो हैं वो दे दिए गए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयकरण की बात हुई। अब मैं बात करूं इसकी पूंजी और स्वामित्व की, यानी इसकी कैपिटल और ऑनरशिप की, तो इसकी अधिकृत और निर्गमित पूंजी थी वो 5 करोड़ थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। अब ये प्रश्न आता है कई बार कि आरबीआई की स्थापना क्यों की गई। तो आप देखिए स्थापना के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे। पहला एक कारण तो ये था कि देश में मुद्रा और साख का समुचित प्रबंध करना। जब एक कंट्री के अंदर एक बैंक रहेगी जो सबसे हेड बैंक होगी, वो सारी बैंकों पर नियंत्रण रखेगी, उनके प्रबंध और संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो देश में मुद्रा और साख का समुचित प्रबंध। दूसरा है रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो रुपया है उसके मूल्यों में स्थिरता लाना। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। किसी उद्योगपति को लोन लेना है, उद्योग लगाने के लिए सरकार को लोन लेना है, तो उसकी व्यवस्था करना। नगद कोषों का केंद्रीयकरण करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करने के लिए। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, मैंने आपको ये 4-5 कारण मुख्य रूप से बताए हैं। इनके लिए आरबीआई की स्थापना करना आवश्यक था। और वैसे देश में एक सुव्यवस्थित और संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करने के लिए और कृषि साख की व्यवस्था, सुसंगठित मुद्रा बाजार की व्यवस्था, इन सब के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की आवश्यकता थी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संगठन और प्रबंध की। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसे होता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरा संचालन है वो एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे आप केंद्रीय संचालक मंडल कहते हैं। केंद्रीय संचालक मंडल के अंदर जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 20। उन 20 मेंबर्स में से कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक गवर्नर होता है, जो केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सबसे ऊपर जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। इनकी नियुक्ति वही 5 वर्ष के लिए की जाती है। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो डिप्टी गवर्नर अभी कौन है? बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव और माइकल पत्रा।
इनकी नियुक्ति भी 5 वर्ष के लिए की जाती है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, सरकार पे डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद 20 में से 5 की बात हमने कर ली, 15 और बच गए। 15 संचालक होते हैं, उन 15 में से 4 तो डायरेक्टर होते हैं, निदेशक होते हैं, जो स्थानीय मंडलों के होते हैं। स्थानीय मंडलों में 4 जो हमारे महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके लिए चारों मंडल होते हैं और वहाँ पे एक एक जो डायरेक्टर है वो बिठा दिया जाता है। तो 4 ये हो गए। उसके बाद में 10 निदेशक होते हैं जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और ये जो निदेशक होते हैं इनमें वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र और सहकारिता आदि के विशेषज्ञ लोग ये लोग होते हैं। और एक सरकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है अलग से। तो इस प्रकार ये कुल मिला के 20 मेंबर हो गए जो संचालक मंडल में होते हैं। अब मान लीजिए कि कभी कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें मत विभाजन करना पड़ जाए, तो जो वोटिंग राइट होती है, मताधिकार होता है, 20 में से केवल 15 मेंबर्स को ही वोट देने का राइट होता है, अधिकार होता है। 5 को किनको नहीं होता है? एक तो जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उनको वोट देने का राइट नहीं होता है, और एक सरकारी अधिकारी जो सरकार ने नियुक्त किया है उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और स्थानीय मंडल 4 हैं जो हमारे 4 महानगर हैं, वहाँ पे हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रधान कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है। और जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा नहीं होती है वहाँ पे इसके अभिकर्ता के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI काम करता है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज आपको थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया है, आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं और जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखना है और इनको आपको याद करना है। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कि इसके कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से फंक्शंस होते हैं, RBI क्या क्या काम करता है और कौन से काम नहीं करता है, RBI के वर्जित कार्य क्या है, और फिर RBI द्वारा क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है, साख नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना मैंने जो आपको बताया है इसको आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसके और जो टॉपिक्स हैं उनको लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।